हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसके ऑलरेडी 4 वीडियोस अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने क्या बात कर ली थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया था, जिसमें डायगोनल सेल की बात कर ली थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ये सब बात कर ली थी। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अपने नर्व्स इक्वेशन की और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज बच्चों हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्व्स इक्वेशन की, और दूसरी बात करेंगे हम किसकी, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी की बात। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्व्स इक्वेशन। कांस्टेंट एंड नर्व्स इक्वेशन। बच्चों नर्व्स इक्वेशन तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली थी कि नर्व्स इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकालते हैं अपन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे अपन निकाल सकते हैं, ये अपन ने पहले बात कर ली। आज हम बात करेंगे दोनों के बीच में रिलेशंस। उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं अपना डैनियल सेल। डैनियल सेल बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अपन लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिसमें जिंक क्या होता है, एज ए एनोड की तरह वर्क करता है, कॉपर एज ए कैथोड की तरह वर्क करता है। क्यों करता है ये अपन सारी बात अपन पहले कर चुके, ठीक है। तो हम डैनियल सेल के लिए सेल रिएक्शन देखते हैं। सेल रिएक्शन डैनियल सेल के लिए तो क्या होगी बेटा, एक्वस सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस एंड कॉपर सॉलिड, ठीक है। ये अपने क्या लिखी, इसकी सेल रिएक्शन। अगर हम सर्किट जब कंप्लीट कर देते हैं तब हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा हम देखते हैं कि जिंक की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती जाती है और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। क्यों होगी ये आप अच्छे से जानते हैं। जिंक क्या हो रहा है, अपने Zn+2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, अपने सॉल्यूशन में जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है। वहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट से कहाँ जा रहे हैं, अपने कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, और सॉल्यूशन से कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में। तो हम देखते हैं जैसे जैसे टाइम अपना जाता जाएगा क्या हो रहा है, जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। सेल पोटेंशियल हम धीरे धीरे देखेंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जबकि concentration of the zinc and copper ion, there is no change. कॉपर आयन और जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। उस टाइम अगर हम सेल वोल्टेज देखेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बच्चों दोबारा सुन लो, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर क्या होगा, जिंक आयन और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा और सेल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन पर, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है बच्चों, इस कंडीशन पे अपन क्या देख रहे हैं, नर्व्स इक्वेशन लिखने की, ठीक है। पहले तो अपन जनरल नर्व्स इक्वेशन लिख लें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नर्व्स इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NS, या 2.303 RT अपॉन NS, लॉग ले लिया ना अपन ने, लॉग ln की जगह 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया और Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये तो जनरल अपन ने नर्व्स इक्वेशन लिखी। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, ई सेल कितना है, 0, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसको एट इक्विलिब्रियम, क्या होगा, ई सेल 0 हो गया, ई सेल 0 हो गया, 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N, कितना है अपने पास बच्चों,
इसमें अगर अपन डेनियल सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ कितने का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। log Zn+2 ion और copper 2 ion। Zn+2 ion concentration of the zinc ion upon copper ion, इसको क्या कहेंगे अपन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, उसको हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, Kc लिखते हैं अपन log Kc, और Kc क्या है बच्चों यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लें। 0 है यहाँ पर, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो लिखे रखें, इसको रख कर देते हैं यहाँ से। यहाँ क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303। अगर हम टेम्परेचर क्या ले रहे हैं, 298 केल्विन अगर मैं ले लेती हूँ, फैराडे कांस्टेंट अपन को पता है, आर की वैल्यू पता है, टी अपन ने ले लिया है 298 केल्विन, सबको अपन ने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, 0.0591 अपॉन एन क्या है 2 लॉग, ये किसके लिए निकाला था, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ये किसके लिए निकाला है, ये डेनियल सेल। अगर हम जनरल लिखना चाहें तो हम जनरल कैसे लिखेंगे, जनरल में हम क्या करेंगे, इसका 2 हमें नहीं पता और हम एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखेंगे जनरल में अपन इसको, देखिए ई नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc। जनरल कंडीशन पे हो गया ये। किस किस के बीच में रिलेशन है बच्चों, Kc, Kc मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। क्लियर, यहाँ पर 2.303 R हमें पता है कांस्टेंट होता है, T इज द टेंपरेचर, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज एंड F इज द फैराडे। क्लियर, तो ये रिलेशनशिप हम इसमें देख लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें, वो अपन देख सकते हैं। क्लियर बच्चों, अब हम इसी के साथ नेक्स्ट हम कर लेते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, इसको तो हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसको हम रब कर देते हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि हम एक जनरल सेल में बात करें तो उसमें जो वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चों, 1 सेकेंड में जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या लिखते हैं NF, और ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल के बराबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि हमारा ये जो वर्क डन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, या हम ये कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल में बात करें तो ये वर्क डन रिवर्सिबल है, तो ये किसके बराबर है, डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। इट मींस हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ये हम इसको लिख सकते हैं। डेल्टा G क्या है, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, NF क्या है बच्चों यहाँ पर, अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ड इन 1 सेकेंड। ई सेल तो क्या है अपना सेल पोटेंशियल। क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। हम क्या कहते हैं अपने जो हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल में ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो डेल्टा G क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव रहेगा। तो कौन सी रिएक्शंस हैं ये, स्पॉन्टेनियस, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे भी अगर मान लीजिए हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब
हम पहले भी बता चुके हैं स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि हम कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे स्पीशीज की यूनिटी लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट से लिख सकते हैं। क्या है डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ई नॉट साइड क्या है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल एनएफ तो वही अमाउंट ऑफ द चार्ज। अलग अलग लिखना चाहें तो एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज एंड एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है अब हम क्या करें अगर हम केसी में रिलेशन देना चाह रहे हैं तो केसी से रिलेशन देंगे तो क्या होगा ई नॉट सेल जो है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दें। केसी में गिव्स फ्री एनर्जी में अगर हम रिलेशन देना चाहें तो हम कैसे दे सकते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू हम यहाँ से पुट करें तो देखो क्या आएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एनएफ से एनएफ कैंसिल हो जाएगा बचा क्या 2.303 आरटी लॉग इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों इसको लॉग इस और एलएन यदि यहाँ लिखते हैं तो 2.303 को हटा सकते। तो ये रिलेशन किस किसके बीच में आ गया गिब्स फ्री एनर्जी यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों इनमें न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट वैल्यूज पुट हमें करनी होती है और हमारा सीधे इसका आंसर आ जाता है। हम कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस और कर लेते हैं यहाँ पे आपकी तो और भी अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। कर लें इंडेक्स क्वेश्चन चलिए आप इंडेक्स क्वेश्चन ले लीजिए अपने बुक ले लीजिए बुक के ले लेते हैं आपके 3.1 इसको तो अपन देखो रब कर देते हैं इंडेक्स क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ये बेटा बहुत ही इजी है अगर हम इसको समझ के पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी और इजी भी लगती है। देखो आपका इंडेक्स क्वेश्चन देखो 3.1 में एक बार रीड कर देती हूँ। How would you determine the standard electrode potential of the system Mg plus 2 Mg? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हमें क्या करना है कोई ये आपका कोई इलेक्ट्रोड है इसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे निकालेंगे हम एक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे उस सेल में हमें क्या करना पड़ेगा एक हाफ सेल तो इसका बनाना पड़ेगा और दूसरा हाफ सेल किसका बनाना पड़ेगा हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम किसको लेते हैं बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं। ठीक है तो बनाने दो सेल बनाने एक हाफ सेल इसका बनेगा इसमें क्या होगा मैग्नीशियम की रॉड होगी किसमें डिप कर रहे हैं FgSO4 में डिप कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते हैं और दूसरा हमने किसका ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक सेल कंस्ट्रक्ट कर दिया अपन ने। ठीक है अब एक चीज और ध्यान रखो बच्चों स्टैंडर्ड अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी उसमें क्या था कि मैग्नीशियम कहाँ आता है आपका नीचे आता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उसका हाइड्रोजन से अगर अपन कंपेयर करें तो क्या होगा वो ऑक्सीडेशन किस पे होगा मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड पर होगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या होगा रिडक्शन। ठीक है अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूंगी तो कैसे बनाएंगे इस पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन होगा तो कहाँ लिखोगे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे बनाओगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहाँ बनाओगे राइट हैंड साइड। सिंपल सा है। अगर मैं इसकी क्या लिखूं रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे अपन कैसे लिखेंगे देखो हम क्या लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में आप क्या लिखते हो पहले ऑक्सीडेशन का लिखते हो तो हम इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है Mg किसमें कन्वर्ट हो रहा है Mg प्लस 2 एक्वस या हम ये स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो 1 ठीक है फिर उसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या आ जाएगा H प्लस 1n H2 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ क्या आ जाएगा आपका रेडियस। ठीक है सिंपल है। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन किस पर हो रहा है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन। ठीक है अब हम ये कहें कि अगर हम इसका ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना चाहें तो ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे बेटा ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड का मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास बच्चों रिडक्शन किसका हो रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का।
तो यहाँ लिखेंगे हम E नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था हमारे पास मैग्नीशियम का। तो यहाँ क्या लिखेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मैग्नीशियम। ठीक है, ये कितना होता है 0, तो माइनस E नॉट। यानी कि हमने जो सेल कंस्ट्रक्ट किया था जिसमें हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या लिया था मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड लिया था, उसमें हमारे पास जो भी सेल पोटेंशियल आएगा उसका नेगेटिव जो आएगा वो क्या होगा हमारे पास मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। आ गया समझ में? सिंपल सा है, कुछ ऐसा है नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ले लें अपन। दूसरा भी देखो बहुत ही सिंपल सा है, 3.2 है। उसमें क्या कहता है ये हम एक बार रीड कर देते हैं 3.2 को। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पॉट? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात कही है इसने कि कॉपर सल्फेट को जिंक में स्टोर कर सकते हैं। जिंक का अगर कोई पॉट ले तो उसमें कॉपर सल्फेट अगर मैं डाल दूं तो वो स्टोर रहेगा या नहीं रहेगा, कैसे पता चलेगा? बेटा बहुत सिंपल है पता करना। क्या पता करना है? आप क्या देख रहे हैं जिंक है और यहाँ पर कॉपर है। इलेक्ट्रोकेमिकल अगर सीरीज देखें तो हम इसमें देखेंगे जिंक जो है वो रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इसका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो जब ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा जब हमने जिंक का कॉपर ले लिया तो जिंक क्या होगा वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक में डाला क्या होगा जिंक रिप्लेस कर देगा किसको कॉपर को। रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा ZnSO4 और कॉपर, यानी कि कॉपर सल्फेट एज इट इज नहीं रह सकता जिंक के पॉट में। जैसे ही मैंने कॉपर सल्फेट जिंक में डाला रिएक्शन हो जाएगी और हम क्या करेंगे आपका क्या बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा, कॉपर नीचे आ जाएगा। यानी कि वी कैन नॉट स्टोर जिंक इन द कॉपर सल्फेट। आगे बात समझिए। अगर हम ये कहें उल्टा करें तो आप ये कहते हैं उल्टा रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है। अगर हम ये कहें कि ये सेम रिएक्शन ऐसे कर रहे हैं कॉपर प्लस ZnSO4 तो रिएक्शन तो ऐसे भी हो जानी चाहिए ना कि कॉपर सल्फेट एंड जिंक, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो सकती। कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉपर। छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा जो हमें थोड़ी याद रखने वाली बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही ये सब पता चलेगा। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है और इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं एक एक लाइन के क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? आज के लिए बच्चों इतना ही। आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे। इंडेक्स क्वेश्चंस भी अपन ने इसमें से कुछ कर लिए हैं। आज हमने बात कर ली थी बेटा, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें तो आज हमने बात कर ली थी बेटा किस किस की बात की है हमने, नर्न्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात कर ली हमने। गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में हमने रिलेशन दी थी। कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए और हमने उन दोनों के जो न्यूमेरिकल्स है कुछ न्यूमेरिकल्स अपने बच गए, इंडेक्स क्वेश्चंस और बच गए हैं, तो नेक्स्ट अपने वीडियोस में उसकी बात करें। अगर आपको ये बच्चों अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।